हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तुम्हारी सेल्फ विष्णु सोनी कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लेसन सेकंड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। आपके लेसन सेकंड जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा हम लोग लास्ट क्लास तक एक्सप्लेन करके आए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैविक वर्गीकरण या वर्गीकरण किसे कहते हैं, और इस वर्गीकरण के क्या पर्पज है, उद्देश्य है, वो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्लियर करके आए थे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने प्रकार, जैविक वर्गीकरण के प्रकार की बात की। तो टाइप्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जनरली जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये फॉलोइंग 4 टाइप का होता है। पहला है प्रयोगात्मक वर्गीकरण, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पर लोगों ने देखा था बेटा कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व या मानव के उपयोग के आधार पर इन पादपों को हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में आर्थिक महत्व और मानव के उपयोग को आधार माना जाता है, और उसको आधार मानकर पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, वर्गीकृत, समूहबद्ध किया जाता है। सेकंड अपन लोगों ने देखा था कृत्रिम वर्गीकरण, और कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर बेटा हम लोग जो बात करके आए थे वो कही थी कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये एक अथवा दो जो आकारकीय लक्षण होते हैं उन आकार के लक्षणों पर आधारित है। कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण इसी पर आधारित था, जिसमें कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम के अंदर संपूर्ण पादप जगत को 24 वर्गों में बांटा, जिनमें से 23 वर्ग फेनेरोगेम्स आपके पुष्पीय पादपों के थे, जबकि एक जो वर्ग था, वन क्लास थी, वो आपके क्रिप्टोगेम्स की, है ना, पुष्पोद्भिद पादपों की थी। दूसरा हम लोगों ने बात की थी बेटा आपके प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। तो प्राकृतिक वर्गीकरण में हम लोगों ने बेटा बात की थी कि इस वर्गीकरण के अंदर हम लोग अनेक आकार के लक्षणों को आधार मानते हैं। क्या करते हैं? अनेक आकार के लक्षणों को आधार मानते हैं, और सबसे अच्छा लक्षण है, क्योंकि जितने भी हमारे पास लक्षण होते हैं उन समस्त आकार के लक्षणों को या आधार मान के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को, पादपों को क्या करते हैं, वर्गीकृत या समूहबद्ध करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा वर्गीकरण माना गया है, बेस्ट इसको क्लासिफिकेशन माना गया है। प्राकृतिक वर्गीकरण हम लोगों ने 2 प्रकार का देखा था आपके, एक था प्राकृतिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और दूसरा था आप लोगों के नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्या था? तो एक शब्द आता बेटा आपके जाति वृत्तीयता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइलोजेनी। तो ये फाइलोजेनी जो शब्द था, फाइलोजेनी, तो ये फाइलोजेनी जो शब्द दिया था वो किसने दिया आप लोगों के? ये दिया था आप लोगों के लेमार्क ने। लेकिन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स नामक डार्विन ने इस फाइलोजेनी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की। और फाइलोजेनी जातिवृत्तीयता क्या होती है? तो किसी जीव का जो उद्विकासीय प्रक्रम होता है, किसी जीवधारी के उद्विकासीय प्रक्रम को ही या विकासीय प्रक्रम को ही जातिवृत्तीयता फाइलोजेनी कहा जाता है। यदि मैं बेटा बात करूं आप लोगों के प्लांट की फाइलोजेनी की, पादपों की फाइलोजेनी की मैं बात करूं, तो फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स बात करें तो ये क्या है? तो ये है बेटा आप लोगों के कि सही सबसे पहले पादप कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, फिर कौन से आए। तो ये हम लोगों ने बेटा 4 समूह की बात की थी पादपों की। पहला समूह था थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और चौथा समूह आपके था स्पर्मेटोफाइटा। ये हम लोग
बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले यदि पादपों की फाइलोजेनी की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पादपों का उद्भव हुआ था वो थैलोफाइटा समूह के पादपों का हुआ। इसके बाद आपके आए थे ब्रायोफाइटा समूह के पादप। ब्रायोफाइटा समूह के बाद में जो पादप आए थे वो थे आपके टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद में फिर आपके स्पर्मेटोफाइटा आए, और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हम लोग जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी पादपों को और एंजियोस्पर्म पादपों को आवृतबीजी पादपों को रखते हैं। तो पहले अनावृतबीजी पादप आए और उसके बाद आवृतबीजी पादपों का उद्भव हुआ। तो पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट का उद्भव हुआ और उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म पादपों का उद्भव हुआ। तो ये पादपों की बेटा फाइलोजेनी। क्लियर? इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण भी मिलता है, तो आपको याद रखना है यही आपके जाति वृत्तीय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है चौथा आप लोगों के जो होता है वो था संख्यात्मक या गणितीय वर्गीकरण फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये जो वर्गीकरण होता है बेटा ये किसी जीव के अंदर पाए जाने वाली, उस पेड़ पौधे के अंदर पाए जाने वाली समानता और असमानताओं की संख्या पर आधारित होता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों को उसमें पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या करते हैं, समूहबद्ध वर्गीकृत करते हैं। अब जो समानताएं और असमानताएं जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की हैं उनको हम लोग कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं, फिर उनको एक बार कोड दे दिया जाता है और उस कोड के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितनी समानताएं उपस्थित है और कितनी असमानताएं उपस्थित है, और उसके आधार पर फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक समूह में बांट देते हैं। तो अधिकांशतः इस प्रकार के वर्गीकरण का जो हम लोग यूज करते हैं वो टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं, वर्गीकरण के अंदर करते हैं, वर्गीकी में करते हैं, और अधिकांशतः जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, शोध कार्यों में इस टैक्सोनॉमी का या इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का मोस्टली यूटिलाइजेशन किया जाता है। और इस वर्गीकरण को अच्छा भी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बेटा इसमें केवल एक लक्षण को आधार नहीं माना जाता, अनेक लक्षणों को माना जाता है ना। तो एक लक्षण की संपूर्ण व्याख्या वो नहीं देखते, बल्कि सभी लक्षणों को बराबर क्या दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी दी जाती है, उसको मान्यता दी जाती है कि हर लक्षण को हम लोग उसी नज़रिए से उसी वैल्यूएबल फॉर्म में देखें। क्लियर? तो ये हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के जो जैविक वर्गीकरण है उसके जो प्रकार थे उनको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।